चलिए देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्रीन्स फंक्शन। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ग्रीन्स फंक्शन। देखिए ज़रा सा, हम लोग नॉर्मली अपने सिलेबस में होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं, लेकिन नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन भी पढ़ते हैं। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? तो नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कई सारे तरीके हैं। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया, नहीं समझ में आया? तो एक तरीका है कि नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को ग्रीन्स फंक्शन से सॉल्व किया जाए। वही चीज़ हेडिंग लिखा है कि नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बाय ग्रीन फंक्शन। मेथड बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ग्रीन फंक्शन भी एक मेथड है जो सिलेबस में मेंशन्ड है नेट एग्जाम में। क्लियर? अच्छा, दूसरे मेथड से भी सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन अब मान लो ऑप्शन में ग्रीन फंक्शन से रिलेटेड ऑप्शन है, दूसरे मेथड से अगर सॉल्व करोगे तो फिर ग्रीन फंक्शन का नाम ही नहीं आएगा। ग्रीन फंक्शन का नाम नहीं आएगा तो फिर ऑप्शन कैसे मैच करोगे, ये एक रहेगा। क्लियर? मेथड बहुत सारे हैं, ग्रीन फंक्शन सिलेबस में मेंशन्ड है, तो उस तरह से आपको चलना होगा। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया, नहीं समझ में आया? तो आई होप यू गॉट द आइडिया। ग्रीन्स थ्योरम और ग्रीन फंक्शन अलग है। क्लियर? वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में ग्रीन्स थ्योरम होता है वो अलग चीज़ है, ग्रीन्स फंक्शन बिल्कुल अलग चीज़ है। तो आपसे कभी कोई पूछे कि भाई ग्रीन्स फंक्शन का क्या यूज़ है, तो आप बताना कि नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड हैं, जिसमें से एक मेथड है कि आप कौन सा इस्तेमाल करें, ग्रीन्स फंक्शन को इस्तेमाल करें। आई होप दिस थिंग इज ओवर। इज इट क्लियर? एक डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने आपके सामने लिखा है a2x, यहाँ 2 है तो इसीलिए डी स्क्वायर। अच्छा, आप चाहें तो a3x तो फिर डी क्यूब लगा देना। क्लियर? चाहे तो इस तरफ को और भी ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को बढ़ा सकते हैं, मैंने सेकंड ऑर्डर लिया है। क्लियर? तो a2x डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, a1x डी वाई बाई डी एक्स प्लस a0x y, बस इतना ही है। यहाँ पे डेरिवेटिव का टर्म नहीं है, डेरिवेटिव 2 1, अब डेरिवेटिव नहीं है, सिर्फ y बच गया, इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। क्लियर? क्यू ऑफ एक्स क्या है? कोई भी फंक्शन ऑफ एक्स है, साइन एक्स हो सकता है, कॉस एक्स हो सकता है, टेन एक्स हो सकता है, ई की पावर एक्स हो सकता है, एनी फंक्शन ऑफ एक्स। आप चाहें तो एफ ऑफ एक्स लिख लें, आर ऑफ एक्स लिख लें, जो लिखना वो लिख लें। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में? अच्छा, ये नॉन होमोजीनियस क्यों है? होमोजीनियस अगर होगा तो राइट साइड 0 होगा, ये ध्यान रखिएगा बस। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? नॉन होमोजीनियस का मतलब राइट साइड 0 नहीं है। क्लियर है यहाँ पर बात समझ आया, नहीं समझ में आया? आगे चलते हैं। a2 ऑफ एक्स, a1 ऑफ एक्स, a0 ऑफ एक्स, मतलब दीज आर ऑल्सो फंक्शन ऑफ एक्स। अच्छा, सबसे पहली बात, a2 ऑफ एक्स, a1 ऑफ एक्स, a0 ऑफ एक्स, जो ये चीज़ लिखा जाता है ना dy बाई डी एक्स के बगल में, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स के बगल, डी एक्स स्क्वायर के बगल में, या सिर्फ y के बगल में, इनको कोएफिशिएंट भी कहा जाता है। क्लियर है यहाँ पर? इनको कोएफिशिएंट भी कहा जाता है। अच्छा, इसमें x हो सकता है या फिर इस तरह से भी हो सकता है, 2d स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसमें तो x नहीं है तो ये कांस्टेंट हो गया। तो दीज a2 ऑफ एक्स, a0 ऑफ एक्स एंड a1 ऑफ एक्स मे बी ए फंक्शन ऑफ एक्स और मे बी ए कांस्टेंट, यही चीज़ लिखा है। क्लियर है यहाँ पर? a2 ऑफ एक्स, a1 ऑफ एक्स, a0 ऑफ एक्स मे बी कांस्टेंट और वेरिएबल कोएफिशिएंट हो सकता। वेरिएबल क्यों होगा? अगर x का नाम आ जाएगा, मान लो यहाँ पर 2 की जगह 2x स्क्वायर आ जाए, अब तो x की वैल्यू बदलेगी तो 2x स्क्वायर बदल जाएगा, तो वेरिएबल कोएफिशिएंट हो गया। कोएफिशिएंट क्यों है? क्योंकि इनके बगल में ये सारी चीज़ें जो लिखी जाती है वो कोएफिशिएंट ही होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक है? या फिर वेरिएबल भी हो सकता है या फिर कांस्टेंट भी हो सकता है, यही बात मैंने आपको बता दिया। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? अरे ठीक है या नहीं है? अब क्या करते हैं, देखिए ज़रा सा, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स, a0 ऑफ एक्स, वाई 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 तीनों में है, वाई को मैंने बाहर ले लिया, जो आप हर डिफरेंशियल इक्वेशन में ये काम करते हैं। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया, नहीं समझ में आया? अच्छा, आपको मालूम होना चाहिए, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन अगर जनरली लिखा जाए इस तरह से, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2dy बाई डी एक्स प्लस 3y समथिंग, तो सॉल्यूशन फाइनली किसका निकलता है? y का। तो सॉल्यूशन हमको भी किसका निकालना है बताइए ज़रा सा? y का निकालना है। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में? तो y इज इक्वल टू, आपने पढ़ा होगा ना, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू IF इंटू ई की पावर कुछ लिख देते हैं ना, p बाई पी क्यू वाले फॉर्म में, तो इस तरह डिफरेंशियल इक्वेशन निकलता है। क्लियर? तो ज़रा सा ध्यान से देखिए, आप y का सॉल्यूशन निकालना है। अच्छा, ये जो g ऑफ x कॉमा a है, यही है ग्रीन्स फंक्शन। तो इसका ये कहाँ से आ गया? ऊपर कहीं भी नहीं था। तो इसका मतलब ग्रीन्स फंक्शन के सॉल्यूशन अगर आपने y कैलकुलेट करना है तो पहले तो कैलकुलेशन किसका होगा बताइए ज़रा सा? ग्रीन फंक्शन का। तो एक जॉब हमारे पास आ गया कि ग्रीन फंक्शन कैलकुलेट करना होगा। तो सबसे पहली बात,
आपको ये दिमाग में बिठा लेना चाहिए कि ग्रीन्स फंक्शन से अगर आपने सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है तो इस क्वेश्चन के लिए ग्रीन फंक्शन क्या होगा वो पहले कैलकुलेट कर। अभी हम बस बेस बना रहे हैं, एक बार बेस बन जाएगा तो फिर उसके बाद चीज़ें आसान हो जाएंगी। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? आगे चलते हैं। क्यू ऑफ ए, क्यू ऑफ एक्स दिया हुआ है, बस एक्स की जगह क्या लिखना है? ए लिखना है, ए क्वेश्चन में मेंशन होगा। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? नहीं समझ में आया? अच्छा, जो सॉल्यूशन निकाल रहे हैं हम वाई ऑफ एक्स इंटीग्रेशन के थ्रू, किसका? ग्रीन फंक्शन का। आई होप यू गॉट द आइडिया। तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सॉल्यूशन किसका है? इस डिफरेंशियल इक्वेशन का है। तो ग्रीन फंक्शन के लिए इस जरिए से जो सॉल्यूशन निकाला जाता है, इट इज कैलकुलेटेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ ग्रीन फंक्शन ओवर रैंडम पीरियड और एनी पीरियड। बताइए, एनी पीरियड। ये भी ए बी क्वेश्चन में मेंशन होगा, तो एक लाइन नोट करके लिख लीजिएगा आप। द सॉल्यूशन बाय ग्रीन्स फंक्शन is calculated by integrating किसका इंटीग्रेशन? ग्रीन फंक्शन का ओवर अ पीरियड a, b। इज इट कैपिटल A, b? ठीक है, आगे चलते हैं। तो आपको सबसे पहले ग्रीन फंक्शन कैलकुलेट कर, एक जॉब हमारे पास आ गया कि भाई ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया था, यहाँ पर ग्रीन फंक्शन तो नहीं दिया था। अब इस क्वेश्चन के लिए ग्रीन फंक्शन क्या होगा वो कैलकुलेट करना होगा, उसको इस इंटीग्रेशन में डालना होगा, सॉल्यूशन निकालना होगा। देखिए, कभी भी याद रखिएगा, कोई डायरेक्ट मेथड अगर मेंशन हो ना तो वो कॉम्प्लिकेटेड डिफरेंशियल इक्वेशन को आसान बनाने के लिए होता है। बस इसका मतलब ये इतना बड़ा टफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है आपके सामने, मतलब कुछ अजीब सा डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको बहुत सारे तरीके हैं, आपको मालूम होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पर्टिकुलर इंटीग्रल से भी हो जाता है, ऐसे भी मेथड है। अब वो सब ना यूज़ करके डायरेक्ट जब आपको आंसर वहाँ से भी वाई निकालना होता है, यहाँ से भी वाई निकालना है, क्यू भी सामने है, बस ये अगर जी किसी तरह से कैलकुलेट हो जाए तो बस इंटीग्रेट कर दो, है ना, एक ही इंटीग्रेशन बचा। तो मेरे कहने का मतलब, अगर कोई नाम बोला है तो वो क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए है, क्वेश्चन को मुश्किल बनाने के लिए नहीं है। क्लियर? आगे चलते हैं ना। तो कुल मिला के एक जॉब अभी तक हमको पता चल गया। अभी तक जो कुछ बोला है उसमें सबसे पहले नॉन होमोजीनियस का डेफिनेशन बता दिया। दूसरी बात, किसको कैलकुलेट करना है? ग्रीन फंक्शन को। अगर सॉल्यूशन बोलता है अच्छा, क्वेश्चन देख के भी आपको एग्जाम में पता चल जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन ग्रीन फंक्शन से है या नहीं। आपको बोलेगा सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज, ऑप्शन नंबर ए इस तरह से दे देगा। ऑप्शन नंबर बी में भी ग्रीन फंक्शन रहेगा लेकिन कुछ अलग सा फंक्शन डाल देगा। तो एक ग्रीन फंक्शन आपको पहचानना होगा। भाई 4 ऑप्शन बनेंगे ना एग्जाम में, चारों ऑप्शन इसी तरह का होगा, बस ग्रीन फंक्शन की वैल्यू डली होगी। तो अब कौन सा ग्रीन फंक्शन सही वाला है वो आपको चेक करना हो, तो ग्रीन फंक्शन कैलकुलेट करना आना चाहिए। बात समझ में आया? नहीं समझ? तो ये होता है। अब ज़रा सा ध्यान से देखिए, ये जो टर्म है, ये जो टर्म है वाई को छोड़ के उसको मैं एल कैप मान लेता हूँ। किताब इसको मानता है ऑपरेटर, इसीलिए हम इसको मान लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एल कैप लिखा, बगल में क्या है? वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? अच्छा, एक बात अगर मैं आपको बताऊँ, आप इसको चाहे माने, आप चाहे इससे मतलब लगाव रखें या आप इस चीज़ को अवॉइड करें, लेकिन पूरे सिलेबस में आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। दैट इज कॉल्ड एज, कौन सा फंक्शन बताइए ज़रा सा? डेल्टा फंक्शन। आई होप यू गॉट द आइडिया। देखिए, डेल्टा फंक्शन इतना पावरफुल टूल है, इतना पावरफुल टूल है, इतना पावरफुल टूल है कि जहाँ तक मैं अगर कहूँ कि अगर किसी भी क्वेश्चन को पूरे सिलेबस में अगर करना है, पूरा मैथमेटिकल फिजिक्स के सिलेबस में अगर आपको करना है तो डेल्टा फंक्शन से वो हो सकता है। क्लियर है? 1-2 टॉपिक को छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन, लेकिन डेल्टा फंक्शन पे फिर उतना कमांड आना चाहिए जैसा हम लोगों ने पढ़ाया है, फोरियर सीरीज़, फोरियर ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो ग्रीन फंक्शन में भी डेल्टा का नाम आ गया। क्लियर है यहाँ पर बात समझ में आया? नहीं समझ में आया? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि डेल्टा फंक्शन इतना पावरफुल टूल है कि वो ग्रीन फंक्शन के ज़रिए से भी पढ़ा जा सकता है। क्लियर है यहाँ पर बात समझ? तो ग्रीन फंक्शन को भी कोशिश करें, डेल्टा फंक्शन चीज़ को आसान कर देता है। बात समझ में आया? नहीं समझ में? तो वही चीज़ लिखा है यहाँ पर, देखिए डेल्टा, ये डेल्टा है। तो डेल्टा को आपने यहाँ किससे पढ़ा? ग्रीन, जी का मतलब ग्रीन फंक्शन, जी का मतलब ग्रीन फंक्शन। तो डेल्टा जो किसके बराबर है? ग्रीन फंक्शन पे कुछ कार्यवाही, ये वाला एल कैप, इतना डेरिवेटिव कर दोगे ग्रीन फंक्शन का तो कौन सा फंक्शन आ जाएगा? डेल्टा फंक्शन। इज इट क्लियर और नॉट? आई होप यू गॉट द आइडिया। अच्छा, डेल्टा फंक्शन ज़रूरी नहीं है कि ग्रीन फंक्शन से ही निकालें, आप जो है डेल्टा फंक्शन ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए ये एक स्क्वायर वेव है जिसकी लिमिट -a/2 + a/2, दिस इज हाइट 1/a। अच्छा, डेल्टा फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है? डेल ऑफ एक्स dx, इसकी वैल्यू कितनी है? 1। अच्छा, किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन जो है
वो क्या बताता है बताइए, एरिया ही बताता है। तो ये वन कुछ भी है या डेल्टा फंक्शन का एरिया है, डेल्टा फंक्शन का एरिया है। अच्छा स्क्वायर वेव को देखिए ज़रा सा, लेंथ ब्रेड -a/2 से a/2, लेंथ a हो गया, ब्रेड कितना हो गया 1/a, एरिया लेंथ इंटू ब्रेड, एरिया कितना हो गया बताइए 1। डेल्टा फंक्शन का भी एरिया 1 है, स्क्वायर वेव का भी एरिया 1 है। डेल्टा फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं स्पाइक से, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा ये कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी तक। कैट किस पोजीशन पे, 0 पोजीशन पे। अच्छा मैं a को अगर 0 कर दूं, a को अगर 0 कर दूं, ये 0 करेंगे तो ये इस पॉइंट पे आ जाएगा 0 पे, ये 0 करोगे तो इस पॉइंट पे आ जाएगा, ये भी 0 करोगे तो 1/0 कितना होगा, इन्फिनिटी। कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी। इसका मतलब कोई भी फंक्शन जो ओरिजिन पे इन्फिनिटी पे जा रहा हो, पीक का मतलब इस तरह, स्पाइक का मतलब इन्फिनिटी, इस तरह स्पाइक का मतलब इन्फिनिटी, और उसका एरिया कितना हो 1, वो डेल्टा फंक्शन माना जा सकता है। तो स्क्वायर वेव से भी आप डेल्टा फंक्शन पढ़ सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप चाहें तो ट्रायंगुलर वेव से भी पढ़ सकते हैं। देखिए ज़रा सा, ये ट्रायंगल है, इसका एरिया बताइए, हाफ इंटू बेस 2a, अल्टीट्यूड 1/a, 1/a अल्टीट्यूड, a कैंसिल, 2 कैंसिल, एरिया कितना आ गया 1। डेल्टा फंक्शन का भी एरिया 1। तो कोई भी फंक्शन जिसका एरिया 1 हो और 0 पोजीशन पे ऐसे पिक चला जाए इन्फिनिटी तक, तो इसको 0 करो, a टेंडिंग टू 0, 0 करोगे तो इधर आ जाएगा, ये 0 करोगे तो इधर आ जाएगा, और 1/0 इन्फिनिटी पे चला जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है, कोई भी फंक्शन ओरिजिन पे इन्फिनिटी पे चला जाए और उसका एरिया अगर 1 हो तो उसको डेल्टा फंक्शन माना जा सकता है। तो डेल्टा फंक्शन को हमने पढ़ने का कई सारा तरीका देखा, स्क्वायर वेव भी देख लिया, ट्रायंगुलर वेव भी देख लिया। अब हमारे पास ये था, देखिए ज़रा सा, एल कैप g ऑफ x कॉमा a दैट इज इक्वल टू डेल ऑफ x माइनस a। स्क्वायर वेव भी डेल्टा तक पहुंच सकता है, ट्रायंगुलर वेव भी डेल्टा तक पहुंच सकता है। तो ग्रीन फंक्शन को भी एल कैप लगाने से कहाँ पहुंच सकता है बताइए ज़रा सा, डेल्टा फंक्शन तक पहुंच सकता है। तो ग्रीन फंक्शन में भी डेल्टा फंक्शन छुपा हुआ है। इसका मतलब ये हो गया, एक बात साबित हो गया कि स्क्वायर वेव के अंदर भी डेल्टा फंक्शन छुपा है, ट्रायंगल के अंदर भी डेल्टा फंक्शन छुपा है। तो स्क्वायर वेव के ग्रीन फंक्शन के अंदर कुछ ऑपरेट करना होगा, मैंने भी इसमें ऑपरेट किया है, a को 0 बनाया है ना, तो उस पर भी कुछ ग्रीन फंक्शन पे भी कुछ ऑपरेट करना होगा। तो फिर आप कहाँ तक आ जाएंगे बताइए ज़रा सा। तो डेल्टा फंक्शन की खूबसूरती देखिए ना, आदमी इसको सबसे ज़्यादा इग्नोर करता है, और ये सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल चीज़ है। अगर आप अपने सिलेबस के दौरान, सिलेबस में अगर इसको देखें, अगर इसको आप समझें, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ वगैरह बहुत बेसिक चीज़ है जो आप जानते हैं। अब इसके बाद जो है हम लोग सीधे ग्रीन फंक्शन में एंटर कर जाएंगे। देखिए ज़रा सा, तो डेल्टा फंक्शन के बारे में मैंने आपको बताया। डेल्टा फंक्शन जो x लिखा डेल्टा ऑफ x 1 लिखा जाता है x इज इक्वल टू 0 पे। जो भी चीज़ है डेल्टा फंक्शन इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ना, कहाँ पे, ओरिजिन पे। ये 1 का मतलब इसका एम्पलीट्यूड 1 नहीं है, ये क्या है, इसका एरिया 1 है। बात समझ में, इंटीग्रेशन से निकाला था, बाकी जगह तो कुछ नहीं है, तो 0 इट इज़ एल्स। इन समझ आया नहीं समझ में, आगे चलते हैं। अच्छा डेल ऑफ x माइनस ए क्या लिखोगे बताओ ज़रा सा। देखिए यहाँ x था तो यहाँ x था, और यहाँ 1 था, यहाँ x माइनस ए है तो 1, x नहीं लिखना, x माइनस ए इक्वल टू 0 लिखना। यहाँ x है तो यहाँ भी x है, बात समझ आया। तो x माइनस ए इज इक्वल टू 0 है, तो मैं x इज इक्वल टू क्या लिख दूँ, a लिख दूँ। मतलब डेल्टा ऑफ x माइनस ए अगर बोलेंगे 1 तो बोलोगे, लेकिन वो x की वैल्यू कहाँ पे होगी, a पे, बाकी जगह तो 0 है, 0 एल्स। इसका मतलब डेल ऑफ x माइनस ए अगर ग्राफिकली आपने शो करना हो, ये ओरिजिन है, लेकिन आज 1 कहाँ पे है, a पे, तो a यहाँ कहीं आएगा, लाइक दैट। बात समझ आया नहीं समझ में आया। अच्छा एक और अगर मैं शो करना चाहूँ, डेल्टा ऑफ x प्लस ए दैट इज इक्वल टू 1 1 1 1। x था तो x माइनस ए था तो x माइनस ए लिखा। आज क्या है, x प्लस ए इक्वल टू 0, बाकी सब जगह 0 एल्स। अच्छा x प्लस ए ना लिख के x इज इक्वल टू क्या बोल दूँ, माइनस ए। अब अगर इसको ग्राफिकली शो करना पड़ जाए, ये ओरिजिन है, वैल्यू 1 तो है, लेकिन कहाँ पर, माइनस ए पर 1 है वैल्यू। क्लियर है यहाँ पर, बात समझ में आया। ऐसे भी आप शो कर सकते हैं। तो आई होप यू गॉट द बेसिक्स, क्योंकि डेल्टा फंक्शन का रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप इस चीज़ को जो है ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अच्छा कोई एक रैंडम फंक्शन है, दिस इज
एनी फंक्शन फाई ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स एनीथिंग एक्स, मल्टीप्लाई किससे करना है, डेल्टा ऑफ एक्स से, डेल्टा ऑफ एक्स ओरिजिन पे, मतलब एफ ऑफ एक्स इंटू डेल्टा ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इंटू डेल्टा ऑफ एक्स। चलिए बताइए ज़रा सा, एफ ऑफ एक्स इंटू डेल्टा, ये पूरा एफ ऑफ एक्स बोल दो चाहे फाई ऑफ एक्स बोल दो, चीज़ एक ही है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं, ज़ीरो इंटू कुछ क्या होगा, ज़ीरो, तो ये वाला पार्ट ज़ीरो है, कुछ है नहीं, यहाँ कुछ भी हो जाए मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो, यहाँ कुछ भी हो जाए, कुछ नहीं है, यहाँ कुछ भी हो जाए, ये रिजल्ट ज़ीरो। तो जो भी मल्टीप्लाई होगा, कुछ कुछ होगा तो मल्टीप्लाई होगा, यहीं कुछ कुछ है। अच्छा, यहाँ जो कुछ है उसका नाम तो डेल्टा ऑफ एक्स है, तो डेल्टा ऑफ एक्स तो है ही है। अच्छा, ये कुछ भी है या एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जीरो वाली जगह पे है, तो मैं ये बोल दूँ एफ ऑफ एक्स पूरा मत लिखो, एफ ऑफ एक्स जो जीरो पे है वो लिखो। बात समझ आया? इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स इंटू डेल्टा ऑफ एक्स डी एक्स दैट इज इक्वल टू, यही चीज़ उतार देते हैं, एफ ऑफ जीरो इंटू डेल्टा ऑफ एक्स, ये आपको समझ में आ गया होगा, डी एक्स। अच्छा, एफ ऑफ जीरो में कोई एक्स नहीं है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा तो एफ ऑफ जीरो आ गया। अच्छा, डेल्टा ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन 1 होता है, तो फाइनल आंसर क्या बचा बताइए ज़रा सा, एफ ऑफ जीरो। आई होप यू गॉट द आइडिया, इज इट क्लियर और नॉट? आगे चलते एक चीज़ और मैं दिखा देता हूँ, ज़रा सा आप ध्यान से देखिए। आप एफ ऑफ एक्स इंटू डेल्टा ऑफ एक्स माइनस ए, ये क्या होगा देखिए ज़रा सा। अच्छा, एफ ऑफ एक्स अभी प्लॉट किया था इस तरह से, आगे चलते हैं। डेल्टा ऑफ एक्स माइनस ए मैंने अभी बनाया ए पर, याद है आपको, इधर कुछ नहीं है मल्टीप्लिकेशन जीरो, इधर भी कुछ नहीं है मल्टीप्लिकेशन जीरो, जो भी मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, कुछ कुछ होंगे तो मल्टीप्लाई होगा। यहाँ तो हर जगह कुछ कुछ है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है इंटू जीरो, कुछ नहीं इंटू कुछ जीरो, कुछ नहीं है, यहाँ जीरो इंटू कुछ जीरो, बस यहाँ दोनों जगह कुछ कुछ तो है, तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ जो कुछ है उसका नाम तो डेल्टा ऑफ एक्स माइनस ए है। अच्छा, ये एफ ऑफ एक्स है, लेकिन एफ ऑफ एक्स सब जगह का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, इसी जगह का फ़ायदा है, और इस जगह का नाम क्या है, ए, तो मैं लिख दूँ एफ ऑफ ए। आई होप यू गॉट द आइडिया। तो एफ ऑफ एक्स की जगह एफ ऑफ ए लिखेंगे, डेल्टा ऑफ एक्स माइनस ए। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, एफ ऑफ एक्स इंटू डेल्टा ऑफ एक्स माइनस ए डी एक्स दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ ऑफ ए डेल्टा ऑफ एक्स माइनस ए डी एक्स। अच्छा, एफ ऑफ ए में तो एक्स है नहीं, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, एफ ऑफ ए डेल्टा का इंटीग्रेशन कितना होता है, वो डेल्टा कहीं भी हो, ये इंटीग्रेशन 1 हो जाएगा, तो फाइनल क्या बचेगा, एफ ऑफ ए। इस स्टेटमेंट को मैं समझाता हूँ, ज़रा सा ध्यान से देखिए आप। अच्छा, सी एफ ऑफ एक्स इंटू डेल्टा ऑफ एक्स माइनस ए, फाई ऑफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स माइनस ए दैट इज इक्वल टू फाई ऑफ ए डेल ऑफ एक्स माइनस ए। अब इसको इंटीग्रेशन करते हैं, फाई ऑफ एक्स डेल्टा ऑफ एक्स माइनस ए, लिमिट क्या है, ए से बी। ए से बी इसलिए ले रहे हैं कि ग्रीन फंक्शन के सॉल्यूशन में भी हम लोग ए बी का नोटेशन यूज़ करते हैं, देखिए ज़रा सा, इसीलिए जानबूझ के ले रहा हूँ डी एक्स। तो यहाँ पर भी इंटीग्रेशन फाई ऑफ ए डेल्टा ऑफ एक्स माइनस ए डी एक्स, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, ए से बी। फाई ऑफ ए तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, फाई बोलो चाहे एफ बोलो कोई इशू नहीं है, ए से बी डेल्टा ऑफ एक्स माइनस ए डी एक्स। अच्छा, डेल्टा ऑफ एक्स माइनस ए का ग्राफ देखिए आप, ये ए है, ये स्मॉल ए है, हम लिमिट कहाँ से कहाँ तक रह रहे हैं, कैपिटल बी, ए से बी, ये ए बी। अच्छा, एक बात बताइए, डेल्टा फंक्शन यहाँ पे प्लॉट करता हूँ, देखिए डेल्टा फंक्शन कहाँ पे है, ओरिजिन पे, एरिया कितना है 1, मतलब आप कितना भी बड़ा दायरा लो उसमें एक डेल्टा फंक्शन है, उसका एरिया 1 है। हम लिमिट ले रहे हैं ए से बी, ए से बी के बीच में एक डेल्टा फंक्शन है या नहीं है बताए, और ये ए किसके बीच में है, ए और बी के बीच में, तो डेल्टा फंक्शन का इंटीग्रेशन 1 हो जाए। इत्तेफाक ये हो जाता कि डेल्टा फंक्शन यहाँ आ जाता और ए यहाँ आ जाता। हमें लिमिट ए से बी के बीच में लेनी, क्या ए से बी के बीच में कोई डेल्टा फंक्शन है क्या, नहीं है, इसका मतलब ए और बी के बीच में है क्या, नहीं है। अगर ए और बी के बीच में नहीं होगा तो कोई डेल्टा नहीं होगा, और डेल्टा नहीं होगा तो इंटीग्रेशन किसका करोगे, तो इंटीग्रेशन ही नहीं होगा, मतलब कुछ नहीं है, तो इंटीग्रेशन 0 है, तो 0 इंटू दिस रिजल्ट क्या आ जाएगा बताइए ज़रा सा, 0। तो ये ध्यान रखना है कि लिमिट जो भी आप लोगे वो
डेल्टा फंक्शन को अपने बीच में करना चाहिए, तभी डेल्टा फंक्शन का इंटीग्रेशन, भाई लिमिट ये ले रहे हो और इसके अंदर कोई डेल्टा ही नहीं है तो इंटीग्रेशन ही नहीं होगा, इंटीग्रेशन कुछ है ही नहीं, तो कुछ नहीं का इंटीग्रेशन कुछ नहीं होता है, तो रिजल्ट जीरो आ जाएगा डेल्टा का इंटीग्रेशन जीरो, तो प्रोडक्ट भी जीरो आ जाएगा। इसीलिए बोला कि ए से बी के बीच में अगर ए हो, स्मॉल ए से बी के बीच में होगा तब तो इंटीग्रेशन यहाँ डेल्टा है ए पर, तब तो डेल्टा का इंटीग्रेशन होगा और रिजल्ट 1 आएगा, 1 इंटू दिस, ये बच जाएगा। अच्छा, अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर इंटीग्रेशन, तो अगर मान लो डेल्टा यहाँ नहीं है तो फिर कुछ नहीं है, नहीं का इंटीग्रेशन जीरो होगा और जीरो इंटू दिस क्या हो जाएगा बताइए। तो ये ध्यान रखना है, जो लिमिट आप ले रहे हो डेल्टा फंक्शन उस रेंज के अंदर आना चाहिए। आई होप यू गॉट द आइडिया। तो हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आपको समझ आ गया। दूसरी बात मैंने आपको बताया कि नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हाउ इट कैन बी रिप्रेजेंटेड। मैंने बताया आपको डेल्टा फंक्शन में किस तरह से ग्रीन्स फंक्शन छुपा है, कोएफिशिएंट्स के बारे में बता दिया। अब हम लोग इसको इन डेप्थ देखेंगे। दिस वाज द फर्स्ट लेक्चर।